बोर्स एटॉमिक मॉडल में बेटा हमारे पास तीन मेन पोस्टुलेट्स हैं जिनके बेसिस पे हम रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी का कैलकुलेशन करते हैं। और फिर लास्ट में क्या कर देते हैं, लास्ट में हर एक कैलकुलेशन में हमने क्या किया, जेड को 1 पुट कर दिया हाइड्रोजन एटम के लिए, और हाइड्रोजन एटम के लिए हमने पर्टिकुलर वैल्यूज निकाल दी। लेकिन इन जनरल अगर हम बात करें, इन जनरल का मतलब फॉर डिफरेंट एलिमेंट्स, जो रेडियस है, देखो पहला पॉइंट, जो रेडियस है, अगर मैं रेडियस को आर से रिप्रेजेंट करूं, आई राइट आर एन, nth ऑर्बिट है इसलिए, तो nth ऑर्बिट कोई भी एटम होगा, रेडियस विल बी इक्वल टू n स्क्वायर डिवाइडेड बाय z इनटू a0। अब बेटा यहाँ जो a0 है ये एक स्टैंडर्ड कांस्टेंट है। आप इस a0 को फिक्स कर सकते हैं, a0 की वैल्यू फिक्स्ड है, और ये a0 एक्चुअली हाइड्रोजन एटम में जो पहले ऑर्बिट का रेडियस है उसी का वैल्यू है, विच इज, you must know the value, it is 0.529 angstrom and 0.529 into 10 raised per minus 10 मीटर। ठीक है, इस डेटा से बेटा ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। एक तो रेडियस जो है, ये तो हमने पहले भी देखा कि n स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एट द सेम टाइम अगर एलिमेंट भी चेंज हो जाए, अगर तो सेम एलिमेंट होगा लाइक हाइड्रोजन में या हीलियम में अगर बात करें तो सिर्फ n स्क्वायर ही लिखेंगे, लेकिन अगर हाइड्रोजन और लिथियम के रेडियस का कंपैरिजन करना है तो उस कंपैरिजन में आपको हाइड्रोजन के लिए 1 और लिथियम के लिए z को 3 पुट करना पड़ेगा। मैं इसके बाद क्वेश्चंस भी देता हूँ। दूसरा बेटा हमने कैलकुलेट करी थी, अगर आपको याद हो तो वेलोसिटी कैलकुलेट की हमने, पहले दो पोस्टुलेट्स की हेल्प से हम वेलोसिटी और रेडियस ही कैलकुलेट करते हैं। nth ऑर्बिट में जो वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन की, दैट इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन z by n इंटू v1। और बेटा यहाँ पर जो v1 है, ऑफ कोर्स रेफरेंस जो लिया ना, रेफरेंस हाइड्रोजन एटम में लिया 2.19, या हम लिखते हैं 2.2 इंटू 10 रेज पर 6 मीटर पर सेकेंड। सो फ्रॉम हेयर वी कंक्लूड कि जो Vn है, अगर एलिमेंट भी डिफरेंट होगा, जो Vn है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है Z के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है N के। ठीक है, हमने N वाला केसेस तो डिस्कस कर दिए पहले, लेकिन Z, आज Z की बात भी कर लेंगे, अगर एलिमेंट डिफरेंट होंगे तो कैलकुलेशंस कैसे करनी है। ठीक है, इतना पता चल रहा है। नेक्स्ट हमने बात की थी एनर्जी की, ये 2 पॉइंट्स हो गए, ये नोट करने हैं। देन हमने बात करी एनर्जी की, टोटल एनर्जी। जब सिर्फ एनर्जी बोल रहे हैं तो इसका मतलब टोटल एनर्जी है। जो टोटल एनर्जी ई एन होती है, दैट इज इक्वल टू जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन स्क्वायर। अब आप देख लेना कहाँ जेड है न्यूमरेटर में, कहाँ जेड डिनोमिनेटर में, और यहाँ पर एन स्क्वायर आ गए इंटू ई1, इंटू ई1। और ये ई1 क्या है, अगेन वी हैव कैलकुलेटेड इट फॉर हाइड्रोजन, ग्राउंड स्टेट एनर्जी है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, सो इस डेटा के बेसिस पे, इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे हम क्वेश्चंस करते हैं, कुछ कुछ एडिशनल क्वेश्चन और कर लेते हैं, जस्ट टू कंप्लीट द टॉपिक। अदरवाइज अभी भी थोड़ा इनकम्प्लीटनेस लगती है कि हम सिर्फ हाइड्रोजन के लिए ही कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं, क्या ऐसी सच में कोई लिमिटेशन है, या हम दूसरे एलिमेंट्स के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज आर द 3 थिंग्स जो हमने ऑलरेडी कर ली हुई हैं, ऑलरेडी हमने पढ़ लिए हुआ इनको। इसको मैं सेव कर देता हूँ। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस देखो क्या है। क्वेश्चन में ना ये हाइड्रोजन एटम के लिए जो कैलकुलेशंस की हैं, ये हमारे लिए स्टैंडर्ड होगा। स्टैंडर्ड मतलब ये हमारे लिए नाउन वैल्यूज होंगे। तो क्वेश्चन कैन बी यूजिंग द नाउन वैल्यूज, using the noun values of hydrogen atom, calculate number 1, calculate number 1 radius of
थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, लिथियम प्लस प्लस मतलब +2 भी लिख सकते हैं, डबली आयनाइज्ड है, एंड कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन in the fourth orbit of helium plus, सिंगली आयनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस है, हीलियम एटम है। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा ये कैलकुलेशन? हम एलिमेंट डिफरेंट है और दोनों क्वेश्चन ही डिफरेंट है इनफैक्ट, एक में रेडियस कैलकुलेट करना और एक में वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। ए का सोल्यूशन देखो बेटा, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ लिथियम, हियर z is equal to 3, ठीक है, n is equal to 3, क्योंकि तीसरे ऑर्बिट मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू 3। Rn अभी हमने पढ़ा इन जनरल, Rn is equal to n square divided by z into a0. Now you have the values 3 square divided by z is 3 into 0.529 angstrom. So Rn is equal to 3 into 0.53 भी लिख सकते हैं, 0.529 angstrom, which means Rn जो है it is equal to almost 1.5 ही होगा, 1.5 से ज्यादा होगा, 1.59, 1.587, इतना। कुछ पूछना इसके रिलेटेड पूछो। ठीक है, इसमें ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना, दिस इज इंपॉर्टेंट, यूजिंग द नाउन वैल्यूज ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, हमारा बेसिक वही है जो हमने कैलकुलेशंस ऑलरेडी करी है। सेकंड पार्ट में वी विल टेक z इक्वल टू 2, हीलियम है, z इक्वल टू z दिख रहा है, z इक्वल्स टू 2 फॉर हीलियम, एटॉमिक नंबर तो 2 ही है। फोर्थ ऑर्बिट में निकालना है तो n इक्वल टू 4, Vn क्या होता है, मैंने आपको बोला फॉर्मूला याद रखना, z बाय n इंटू V1 था, z इज 2, n इज 4 इंटू 2.2 इंटू 10⁻⁶। ये आपको पता है फर्स्ट ऑर्बिट में कितनी वेलोसिटी होती है। सो दिस विल बी 1/2 and the answer will be 2.2 divided by 2, it is going to be 1.1 into 10⁻⁶ meter per second। ठीक है, ये है बेटा हम डिफरेंट एलिमेंट्स के लिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं। फिर देखो, जैसे कल एक क्वेश्चन हमने करा था, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन हो रहा है फ्रॉम n इक्वल टू 4 टू n इक्वल टू 1, तो कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस बन रही है, एमिशन लाइंस कितनी है, याद है? एमिशन लाइंस इज इक्वल टू 6, कैसे? 4 to 3, 4 to 3, 4 to 2, 4 to 1 1, 3 to 2, 3 to 1 5 हो गई, 3 तो 5, एंड फाइनली 2 to 1। अब क्या इसे हम एक फॉर्मूले की हेल्प से याद रख सकते हैं? लिखो बेटा एक फॉर्मूला और, समझ में आ गया ना क्या बोला? कल एक क्वेश्चन करा था, इलेक्ट्रॉन जहां 12.75 एनर्जी फर्स्ट ऑर्बिट में उसने गेन करी और फोर्थ में चला गया, तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस ये 4 3 4 2 4 1, देन 3 2 3 1, देन 2 1। ठीक है, तो इन जनरल हम कैसे याद रखेंगे अगर डायरेक्टली बताना है?
डायरेक्टली बताना तो ये याद रखो, टोटल नंबर ऑफ इमिशन लाइंस फ्रॉम सम एक्साइटेड स्टेट, कोई भी हो सकती है, सम एक्साइटेड स्टेट से n1, ये जनरली हम एक्साइटेड स्टेट को n2 से रिप्रेजेंट करते हैं, n2 टू अनदर एनर्जी स्टेट। अनदर एनर्जी स्टेट जरूरी नहीं है कि ग्राउंड स्टेट हो, कोई भी हो सकती है, टू अनदर एनर्जी स्टेट, बट वो उससे लोअर होगी, टू अनदर एनर्जी स्टेट n1, ठीक है। एंड रिमेंबर n2 is greater than n1. The number of emission lines from some excited state n2 to another energy state n1 is n2 minus n1 into n2 minus n1 plus 1 whole divided, ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो, जैसे फ्रॉम n2 equal to n to n1 equal to 1, number of emission lines is केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, n2 की जगह n डाल दूंगा, इट विल बिकम n minus 1, जब यहाँ n1 की जगह 1 डालोगे ये कैंसिल हो जाएगा, ओनली n विल बी लेफ्ट डिवाइडेड बाय 2, सो सिंपली याद रखना है आपने n into n minus 1 by 2, ठीक है। तो नंबर ऑफ इमिशन लाइंस को अगर बेटा n से रिप्रेजेंट करें, कैपिटल N से रिप्रेजेंट करें अगर, तो हम जनरली क्या बोलेंगे, देयरफॉर जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन किसी हायर ऑर्बिट से किसी हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट अगर 1 है, फिक्स्ड है, तो इन जनरल आप ये याद रखोगे कि अगर फर्स्ट में आ रहा है तो नंबर ऑफ इमिशन लाइंस इज इक्वल टू n into n minus 1 by 2, like yesterday we had n equal to 4, so we write here 4 into 4 minus 1 by 2, it is 12 by 2 and 12 by 2 is 6, ठीक है। दूसरा पॉइंट तो ये याद रखें। फिर हम क्वेश्चन करते हैं एक और जिसमें थोड़ा सा मैकेनिक्स भी इन्वॉल्व है, ठीक है, क्योंकि यहाँ हम सेंट्रीपिटल फोर्स की बात करते हैं। द क्वेश्चन कैन बी ए स्मॉल पार्टिकल of mass m, there is a particle having mass m, moves in such a way that the potential energy U is equal to A into R square. Potential energy है U and it is equal to A into R square. Here R जो है, it is distance of the particle from the center. Here R is distance of the particle from the origin. ठीक है, अब ये चीज एज्यूम कर लेंगे कि बोर्स एटॉमिक मॉडल जो है वो वैलिड है, एज्यूमिंग बोर्स मॉडल ऑफ क्वांटाइजेशन, assuming Bohr's model of quantization, quantization किसका, quantization of एंगुलर मोमेंटम, और ये भी एज्यूम करेंगे एंड सर्कुलर ऑर्बिट्स। एक्चुअली ये भी एक बोर्स मॉडल का एक लिमिटेशन है बेटा, नील बोर ने एज्यूम किया था दैट द ऑर्बिट्स आर सर्कुलर, बट एक्चुअली द ऑर्बिट्स आर एलिप्टिकल इन शेप। फाइंड द रेडियस ऑफ nth orbit of the allowed nth allowed orbit लिख दो, या सीधा nth orbit ही ठीक है।
फाइंड द रेडियस ऑफ द nth ऑर्बिट। कैसे सॉल्व करेंगे इस तरह का स्टेटमेंट अगर होगा हमारे सामने तो? फॉर दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट कीप दिस थिंग इन माइंड। u क्या दिया है बेटा? u इक्वल टू a इंटू आर स्क्वायर। बेटा हमें पता है कि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर, ठीक है। और जब भी फोर्स कंजर्वेटिव होती है, सो वी राइट F इक्वल टू माइनस du बाई डी आर। दिस इज द हिंट। फिर आप क्या करोगे, यहां से इसे डिफरेंशिएट करके जो भी आपके पास रिजल्ट आएगा उसे mv स्क्वायर बाय आर बोल दोगे, ठीक है। क्योंकि फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स है। mv स्क्वायर बाय आर बोल के फिर क्या करोगे, mvr और mv स्क्वायर बाय आर का जो एक्सप्रेशन आएगा उनको रिलेट करोगे और r के लिए एक्सप्रेशन डिराइव करोगे, क्योंकि यहाँ दिया है कि जो बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम है दैट इज वैलिड, ठीक है। समझ में आ गई? जो भी यहाँ से आपके पास वैल्यू आएगी उसे mv स्क्वायर बाय आर बोलो और बोर क्वांटाइजेशन के अकॉर्डिंगली mvr को बोलते हैं nh by 2 पाई, देन इक्वेट कर, ठीक है। ट्राई करो, मैं कराता हूँ नहीं तो अभी अभी के अभी। Sir, you are not audible. कोई कंजर्वेटिव फोर्स होती है। कंजर्वेटिव फोर्स कौन सी फोर्स होती है? ऐसी फोर्स जिसके कारण जो वर्क होता है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है, इट डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट्स। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में F इज इक्वल टू U इज पोटेंशियल एनर्जी, F इज इक्वल टू माइनस du बाई डी आर। ये जो नेगेटिव साइन है इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स है दिस इज अट्रैक्टिव फोर्स। देखो ध्यान से, जब कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है तो फोर्स अट्रैक्टिव ही तो है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव है। So there is attraction between them. So this force is conservative force because this is actually electrostatic in nature. ZE आपको बताया था ZE into E by R square is mv square by R. बट यहाँ इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें पोटेंशियल एनर्जी दिया है AU स्क्वायर,
उसके हिसाब से एफ आ गया -2ar। नेगेटिव तो आएगा ही आएगा, बिकॉज नेगेटिव साइन यहाँ इंडिकेट करता है अट्रैक्शन। नेगेटिव साइन इंडिकेट्स अट्रैक्शन। ठीक है, अब सपोज ओरिजिन ये है, ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है उसी को रेडियस बोलेंगे। अगर r रेडियस होगा तो mv²/r किसके बराबर है? 2ar। कैसे? मैग्नीट्यूड लिखना है, mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स है, और यहाँ जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है दैट इज 2ar, राइट? तो mv²/r बना 2ar। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला था? बोर्स क्वांटाइजेशन वैलिड है, तो बोर्स क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम अगर वैलिड है, वी राइट mvr इज इक्वल टू nh/2π। अब इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके r निकालना है। कैसे निकालोगे बेटा? जैसे आपने बेसिक जो डेरिवेशंस करी थी उसमें क्या देखा था? बेसिक डेरिवेशंस में हमने क्या देखा था? जब हमने r निकालना है फ्रॉम इक्वेशन 1 क्या निकालेंगे? पहले इक्वेशन 1 से v निकालो। फ्रॉम इक्वेशन 1 we write v square is equal to 2ar square divided by m, which means v is equal to r into root of 2a by m. And from equation 2 सेकेंड इक्वेशन से देखो v कितना है? फ्रॉम इक्वेशन 2 v is equal to from equation 2 v is equal to nh divided by 2 pi mr। इन दोनों को इक्वेट करो और r के लिए सॉल्व करो। इन दोनों को इक्वेट करेंगे, सो हम यहां से लिखेंगे, ये मैं रब करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। ये वाला पार्ट तो आपने लिख लिया था। सॉरी, सारा ही लिख लिया। So we have r into therefore r into root of 2a by m is equal to nh divided by 2 pi mr। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो, रूट हट जाएगा। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, सो वी हैव r स्क्वायर इनटू, ये रूट हट जाएगा तो 2a by m is equal to n square h square divided by 4 pi square m into r square। r4 किसके बराबर आ गया बेटा? देखो यहां से r4 विल बी इक्वल टू n स्क्वायर h स्क्वायर इंटू m डिवाइडेड बाय ये 2a नीचे आएगा 4 पाई स्क्वायर m इंटू 2a। ठीक है, तो r कितना हो गया? फाइंड कर लो आप। दिस मीन्स r इज इक्वल टू m n स्क्वायर h स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई स्क्वायर, फिर से m कट जाएगा, इनफैक्ट ये m और m कैंसिल कर दो, तो यहाँ से m हटा दो, यहाँ से भी m हटा दो, 2a, so it is equal to n square h square divided by 8 pi square a power 1/4। ये है बेटा रिक्वायर्ड, एक बार चेक कर लो, कोई डाउट हो तो बताओ। सेव कैसे करना है?
बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही, आप ना लिखो जो भी लिखना है। आप चेक करोगे, मुझे तो दिख गई एक छोटी सी गड़बड़, ये यहाँ सर पर ए स्क्वायर, ये भी स्क्वायर आएगा ना, ये देखो एन स्क्वायर एच स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एम स्क्वायर आर स्क्वायर, तो एक m कैंसिल हो जाएगा यहाँ, ये नीचे m स्क्वायर है, पता चला। तो डिनोमिनेटर में आपके पास यहाँ m रहेगा, और देखो क्या है, m a स्क्वायर आएगा यहाँ। ठीक है, ये आर का एक्सप्रेशन। कुछ पूछना है बेटा, पूछो, क्या बोल रहे थे? सर पाई स्क्वायर